वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज आपके लिए एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस में हम लेकर आए हैं एक ऐसी कंपनी जिसका विज़न है कि वो दुनिया के हर टायर कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहती है और दुनिया के हर टायर कंपनी के साथ प्रेजेंट रहना चाहती है। एक ऐसी कंपनी जो कि जिसका कि काम है सल्फ्यूरिक इंसोल्यूबल सल्फ़र और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इस कंपनी का नाम है ओरिएंटल कार्बन केमिकल्स लिमिटेड। अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो ज़रूर से आप समझ गए होंगे कि आज हम ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से इनसोल्यूबल सल्फ़र, जो कि बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड में, वो बनाते हैं और इस कंपनी का जो है विज़न वो काफ़ी तगड़ा है। तो आज पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी। साथ ही साथ मैनेजमेंट का क्या कहना है इस कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान्स क्या है, और साथ ही साथ एक और चीज़ समझेंगे कि पूरा इसका यूज़ क्या है, यूज़ केसेस, और इसकी पूरी वैल्यू चेन किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनसोल्यूबल सल्फर है वो यूज़ किया जाता है टायर कंपनी के द्वारा। और अगर टायर कंपनीज़ का, अगर आपने हमारा एक पहला वीडियो नहीं देखा, अगर आपने देखा है राज रतन ग्लोबल वायर करके कंपनी, उसने वो एक बीड वायर बनाती है जो किसी टायर की किसी भी टायर में कोई भी कंपनी का एक स्पेसिफिक बीड वायर होता है, मतलब तो वो राज रतन ग्लोबल वायर बनाती है और पूरे इंडिया में वो अकेली उसकी मोनोपोली है। तो साथ ही साथ टायर कंपनी जब भी किसी के साथ टाई अप करती है, जैसे कि आज इंसोल्यूबल सल्फर के साथ कोई टाई अप कर रहा है, एमआरएफ टाई अप कर रहा है, तो आप उसको बहुत तगड़ी ऑडिट होती है जो भी कंपनी के साथ उनको टाई अप करना होता है उसके साथ, क्योंकि उनको साथ लॉन्गर टर्म का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उसी तरह इस कंपनी ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड के साथ भी आपको लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 5-5 साल के मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट इनके होते हैं और इनके इस पूरे बिजनेस में कोई भी नया बंदा आना और इतना जल्दी सेटल होना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ऑडिट्स की जाती है। अगर बात करते हैं कंपनी की शुरुआत की, तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1978 में धोरेरा केमिकल्स लिमिटेड करके, डीसीएल मैं बता सकता हूँ। 1978 में इसकी स्टार्टिंग हुई और जेपी गोइंका ग्रुप, अगर आप जानते हो तो जेपी गोइंका ग्रुप एंड कंपनी ने इसे स्टार्ट किया था। अगर बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट की, तो कंपनी एक तो बनाती है कि इनसोल्यूबल सल्फर, जिसका यूज किया जाता है कि टायर के जो रॉ मटेरियल होता है, की रॉ मटेरियल टायर मैन्युफैक्चर थ्रू ए सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस। जो आजकल की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो इनसोल्यूबल सल्फर लगाया जाता है उससे कि एक तो लाइफ बढ़ती है, साथ ही साथ उसका जो कैपेसिटी ऑफ इन वेट उठाने की जो कैपेसिटी होती है वो उससे काफ़ी बढ़ जाती है। तो इनसोल्यूबल सल्फर का काम ये होता है, तो आजकल उसके ऊपर उसकी भी एक परत लगाई जाती है इनसोल्यूबल सल्फर की। तो ये इसका जो यूज केसेस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी जो डिमांड है वो यहाँ पर पिकअप होने लगी है। तो अब जो नए तरीके के जो सारे जिस टायर कंपनी में ये बनाए जाते हैं, वहाँ पर अब इसकी जो नीड है इनसोल्यूबल सल्फर की बहुत नीड बढ़ने लगी है। बात करते हैं इसके अलावा क्या बनाती है कंपनी, तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम जो कंपनी के धोरेरा प्लांट में बनाए जाते हैं। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी ने इसके अलावा एक और डंकन इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से कंपनी और खरीदी हुई है, जहाँ जो कि अलग से लिस्टेड कंपनी भी है, उसमें बहुत बड़ा स्टेक कंपनी का है। अगर हम कस्टमर की बात करें तो इनका जो कस्टमर है, मेन कस्टमर जो की कस्टमर्स हैं वो है टायर एंड रबर इंडस्ट्रीज, और इसमें सारे बड़े ब्रांड्स के टायर हो गए, सीएट हो गया, आपका एमआरएफ हो गया, आपके और दूसरे ब्रांड्स हैं जो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ से यहाँ पर निकल के आता है। अगर कंपनी की प्रोसेस और स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो धोरेरा जो कि हरियाणा में है, इसके अलावा मुंद्रा और गुजरात में, ये दो जगह कंपनी काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की कमेंसमेंट हुआ था जो 3000 मेट्रिक टन के साथ स्टार्ट हुआ था, मेट्रिक टन पर एनम 1995 में, जो बढ़कर 34,000 मेट्रिक टन पर एनम हो चुका है। एंड कंपनी के पास 46,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करती है और लगातार इनके जो प्रोडक्ट की रेंज है, अगर हम देखते हैं ना 1998 से 1978 से, तो 2018-19 तक इन्होंने बढ़ाकर 3,000 से 34,000, मतलब कि 10x कंपनी ऑलरेडी अपनी जो कैपेसिटी उसको एनहेंस कर चुकी है। सबसे जोरदार मैं आपको बात बताऊं तो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे रेगुलर ग्रेड्स, हाई स्टेबिलिटी ग्रेड्स, स्पेशल ग्रेड्स, हाई डिस्पेंसिबल एचडी ग्रेड्स जिसको बोल सकते हैं। तो ये सारी के सारे ग्रेड्स की कंपनी बनाती है। जो इनसोल्यूबल सल्फर है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द केमिकल है, और वो यहाँ पर केवल इंडिया में अगर हम बात करें तो एक इंडिया का बहुत बड़ा मेजर चंक है जो इस कंपनी के पास है। उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जो कंपनी बनाती है, इसके अलावा जो, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट है तो मैं आपको बताता हूँ, H2SO4 करके आपने जो सुना होगा, वो बहुत ही कम कंपनीज को लाइसेंस मिलता है और वो
इस ये कंपनी उसमें से एक है। लिस्टेड कंपनी की अगर हम बात करें तो H2SO4 बनाने का इससे लाइसेंस है, वो केवल नहीं बोलूँगा मैं, ये कंपनी का मेन निकाला जाता है, जिसको कमर्शियल ग्रेड और बैटरी ग्रेड दोनों तरीके के बनते हैं। तो अगर आपने देखा होगा बहुत सारी बैटरीज में एसिड डाला जाता है, जिससे उस एसिड को डालने से बैटरी चलती है। तो वो बैटरी का जो एसिड होता है वो भी ये कंपनी बनाती है। साथ ही साथ कमर्शियल ग्रेड के होते हैं जो कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जो हमारी इंजीनियरिंग प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो यूज़ की जाती है, और रिएक्टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, स्टोरेज बैटरी के रूप में यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल में इनका ग्रेड होता है, हेवी केमिकल्स में भी यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी कंपनीज़ का यूज केसेस है सल्फ्यूरिक एसिड में। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं कंपनी का जो ग्लोबल प्रेजेंस है, 10% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ इंसोल्यूबल सल्फर केवल कंपनी अकेली करती है। इसके अलावा इंसोल्यूबल सल्फर की जो टोटल कैपेसिटी कंपनी की 44,000 मेट्रिक टन पर एनम है, जिसमें SEZ में 22,000 मुद्रा में और धोरेना में 12,000 मेट्रिक टन पर एनम है। इसके अगर हम कस्टमर की बात करें तो 21 देशों में कंपनी का काम है, और ऑल बिग ब्रांड्स अगर आप देख सकते हैं, अगर ये सम ऑफ द प्रोमिनेंट ब्रांड ब्रिजस्टोन हो गया, कॉन्टिनेंटल अपोलो हो गया, MRF हो गया, हैंडकुक हो गया, योकोहामा, गुड ईयर, JK टायर, और आप देख सकते हैं सबके साथ बड़ा बड़ा बहुत ही छोटा मोटा काम नहीं होता है। इसमें हमेशा 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी ऑडिट्स होती है। तो ये हर किसी कंपनी के कराने की बस की बात नहीं है। जो कंपनी किसी के साथ जुड़ जाती है वो जुड़ी हुई रहती है लंबे समय तक। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा टाइम तक कंपनी दूसरों के साथ टिकी हुई है और लगातार यहाँ पे ग्रोथ कंपनी करती आ रही है। रेवेन्यूज़ आप देख सकते हैं कि इवन आफ्टर कोविड-19 कंपनी ने बहुत अच्छा रेवेन्यू दिया है, 32,972 लैक्स का। EBITDA 12,398 लैक्स का, मतलब कि 123 करोड़ रुपए का यहाँ पर EBITDA दिया है, और रेवेन्यू में भी इसी तरह का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो आई थिंक कंपनी ने एवर हाईएस्ट नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने दिया है 2021 में। देख सकते हैं आप 74 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। EBITDA मार्जिन यहाँ पर 37% है, जो कि हाईएस्ट है, जो पिछले 4 सालों का हम डेटा देख सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% ही दिया है, बट अगर गेयरिंग रेशो की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि कंपनी आगे आने वाले समय में एक्सपेंशन करने वाली है। और इनका जो कंपनी का विजन है वो सबसे अच्छा लगता है मुझे, वो है एवरी टायर ऑफ द वर्ल्ड में हम कंपनी प्रेजेंट होना चाहती है। तो ये देखिए वो उसके लिए आपको कंपनी खुद को एड्रेस भी कर रही है। साथ ही साथ एड्रेसेबल मार्केट की बात करें तो इनका जो ग्लोबल डिमांड है, टोटल अगर हम टायर इंडस्ट्री की बात करें तो 3,378 मिलियन यूनिट्स यहाँ पर ग्लोबल डिमांड पहुँच चुकी है टायर की, जिसकी CAGR हर साल 4% के लमसम से बढ़ती है। और इसकी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 2021 से 2026 में यहाँ पर प्रोजेक्टेड वॉल्यूम 4,111 मिलियन यूनिट्स है, 2026 तक पहुँच जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी तगड़ी है। और साथ ही साथ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक स्क्रैप पॉलिसी आ रही है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल में EV जो सेगमेंट है वो पूरा नया सेगमेंट है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी ग्रोथ आई थिंक मेरे को लगती है कि वहाँ से एड्रेसेबल की जा सकती है। इसके अलावा कंपनी के जो मार्केट साइज़ की बात करें, $1.2 बिलियन का मार्केट साइज़ है, जो कि 2027 तक $1.2 बिलियन तक पहुंच जाएगा, और CAGR 2.9%, जो कि आने वाले समय में और तेज़ बढ़ने वाली है। सल्फ्यूरिक एसिड भी 3% की CAGR के साथ ग्रोथ कर रहा है, बट अगर हम कंपनी एक अपना यूनिक फंडामेंटल के साथ ग्रोथ करती है तो यहाँ पर कहीं एक बहुत बढ़िया ग्रोथ मिल सकती है। और आप जब मार्केट लीडर होते हैं तो आपके पास कहीं दूसरी एक्सेस कैपेबिलिटीज़ भी होती है, जो आप उसको उस अच्छी तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी के 2 फेज एक्सपेंशन चल रहे हैं, जिसमें कंपनी वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, जो 2021-22 में कमीशन हो चुका है। इंटीग्रेशन कर रही है इंसोल्यूबल सल्फर और सल्फ्यूरिक। अरविंद गोयनका जो कि कंपनी के MD हैं, और उन्होंने यहाँ पर उनके जो पूरे प्रिंसिपल्स बताए हैं, और साथ साथ उन्होंने मैनेजमेंट कमेंट्री करी है, उसमें बताया है कि कंपनी लगातार पिछले 20 सालों से प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है, और देयर इज़ ऑलवेज ए ग्रोथ इन द प्रॉफिटेबिलिटी, और वो यहाँ पर शो करती हुई नज़र आते हैं। और इसके अलावा कंपनी और जो चीज़ें बताती है कि उनको क्या आउटलुक लगता है, और वहाँ से कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म निकल के आता है, क्योंकि कंपनी ने बताया है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं थाईलैंड, इंडिया और यूरोप में। तो वहाँ से कंपनी को लगता है कि अप्रूवल नॉर्थ अमेरिका में भी मिल जाएगा, और उसके कारण इनकी जो रेवेन्यू है ओवर द पीरियड इन्हेंस होगी। और फोरसीबल फ्यूचर है, जो इंसोल्यूबल सल्फर कस्टमर जो हैं, जो टायर कंपनीज हैं, वो यहाँ पर ग्रोथ करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो कंपनीज चाइना से बहुत बड़े चंक में बाई करती थी, वहाँ पर बहुत बड़ा इनका कस्टमर बेस था। तो वहाँ से अब नॉन चाइना की जो स्ट्रेटेजीज है वो यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी, जिससे इंडिया और दूसरी कंट्रीज काफ़ी बेनिफिट लेगी, और इंडिया इज़ द मेजर बेनिफिशियरी। तो इंसोल्यूबल सल्फर का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि
उनका मानना है कि यहाँ पर लगातार इंसोल्यूबल सल्फर वाले जो टायर हैं, जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है, जिनका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, तो वो लगातार फोकस किया जा रहा है और कंपनीज यहाँ पर फोकस कर रही है कि इंसोल्यूबल सल्फर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए। इसके अलावा जो जॉइंट एमडी हैं अक्षत गोयनका, अगर उन्होंने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी दी है, वो यहाँ पर आपको सुनना जरूर चाहिए। जो है कि फर्स्ट फेज़ में कंपनी अब एक्सपेंशन करने वाली है, वो 5,500 मीट्रिक टन पर एनम के जो कैपेसिटी है उसको एक्सटेंड करेगी इनसोल्यूबल सल्फर में, और वो 41,250 मीट्रिक टन पर एनम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो चीज़ें हैं जो कंपनी करने वाली है करंट फाइनेंशियल ईयर में। अगर सेकंड फेज़ की बात करें तो फिर वापस से इंसोल्यूबल सल्फर की कैपेसिटी को 5,500 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी से और बढ़ाया जाएगा। कंपनी का 215 करोड़ का कैपेक्स का साइकिल है, जो कि 60 करोड़ ऑलरेडी कंपनी ने सेकंड फेज़ का वाला बचा हुआ है, जो कि 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके कारण यहाँ पे कंपनी को बहुत सारे फ्री कैश फ्लो मिलेंगे, और उसके चलते यहाँ पर जो आने वाले समय के जो कंपनी के कैश फ्लो हैं वो सुधरते हुए नजर आएंगे। कंपनी का मानना है कि EBITDA मार्जिन 28 से 32% तक रहेगा आने वाले समय में, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी कंपनी का 37% का EBITDA मार्जिन है, और आने वाले समय में कंपनी मान रही है कि 28 से 32%, जो भी काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि आई थिंक 25% से ऊपर इस पूरी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा माना जाता है। और कंपनी की जो इम्पोजिशन, कंपनी यहाँ पर ये भी बताया कि कंपनी ने कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने के कारण चाइनीज़ टायर पे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी हेल्प मिली है, और उसके चलते यहाँ पर इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इनके लिए ग्रो हुआ है, और साथ ही साथ जो दूसरे टायर कंपनीज़ हैं उनको भी यहाँ पे ग्रोथ मिलती हुई नज़र आती है। कंसोलिडेशन इन द ऑपरेशन ऑफ डंकन इंजीनियरिंग एंड द कंपनीज इंजीनियरिंग सब्सिडरी, तो कंपनी ने अपनी जो सब्सिडरी थी डंकन, जो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्ट में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, वो अलग से लिस्टेड है, बट उसके साथ इंटीग्रेशन हो चुका है, तो वहाँ से भी कंपनी को अब सिनर्जी बेनिफिट्स और ये सब मिलते हुए नजर आएंगे। कंपनी के कैपेसिटी ग्रोथ की बात करें तो 10% ग्लोबल मार्केट शेयर है, जो अब फर्स्ट पेज ऑफ एक्सपेंशन के बाद 10% से बढ़कर 12% हो जाएगा। और मार्केट की रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का इनका मार्केट है, जो आने वाले 3 सालों में कंपनी टारगेट कर रही है करीबन 10% मार्केट शेयर कंपनी के पास होगा। और ग्लोबल प्रेजेंस मैंने आपको बता ही दी है, और इंक्रीज शेयर, और कंपनी यहाँ पर सस्टेन करना चाहेगी कि इंडिया का जो रेवेन्यू है वहाँ पे 40% अक्रॉस द फोर्सिबल फ्यूचर की कंपनी उसको अपने शेयर को और बढ़ाए। ये आपको यहाँ पर बहुत जान लेना चाहिए। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो फोकस है, आप देख सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कंपनी ने 0.6% ऑफ द रेवेन्यू खर्च किया है, और साथ ही साथ कंपनी ने एक पूरा R&D सेंटर बनाया है, जिसमें कंपनी और आने वाले नए प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस, और अगर कोई भी नया प्रोडक्ट निकलता है तो आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी ग्रोथ आने वाले समय में देखने को उसमें मिल सकती है। तो OCCL यहाँ पर 40% मार्केट शेयर के साथ इंडिया में भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और अब जो है EBITDA मार्जिन मैंने आपको बताई दी है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो ESG की रिपोर्टिंग है वो आई डोंट थिंक इतना कुछ काम की है, बट कंपनी की अगर आप मैनेजमेंट की बात करोगे तो कंपनी के सारे मैनेजमेंट है वो कंपनी के मैनेजमेंट हाई क्लास वाले, मतलब कि उनकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी हाई क्लास है। और साथ ही साथ पूरे गोयनका ग्रुप की ये बात रही है कि कंपनी ने हमेशा एक वैल्यू एडिशन किया है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को लेकर आए हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ ओवरऑल ग्रोथ लेवल, अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल की बात करें तो कंपनी ने ओवरऑल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो पर कैपिटा जो व्हीकल कंजम्पशन है ओवरऑल द वर्ल्ड लेवल पे, तो वहाँ पर 850 व्हीकल पर 1000 है पॉपुलेशन। अगर हम USA की बात करें तो वो यहाँ पर इंडिया में काफ़ी कम है, और वो मेरे को लगता है कि इतना जल्दी चेंज नहीं होने वाला है, बट काफ़ी कम है। मतलब 850 वहाँ पर 850 व्हीकल पर 1000, बट इंडिया में कितना है 22 व्हीकल पर 1000। तो एक बहुत ही बड़ा गैप है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करते जाएं रेडियलाइजेशन की, जो कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल ट्रेंड है, जिसके कारण माइलेज अच्छा मिलता है, फ्यूल एफिशिएंसी आती है, कंपनी ज़्यादा भार वाले जो चीज़ें हैं वो उठा सकती है। उसमें अगर बात करें इन द कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट 50% ऑफ द टायर सोल्ड इन इंडिया वर रेडियल कंपेयर टू 90% वर्ल्ड वाइड। तो अब यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ कंपनी के पास है, क्योंकि वो जो कंपनी जो रेडियलाइजेशन करती है, वो जो इंसोल्यूबल सल्फर है उसको जो लगाने की प्रोसेस है उसे रेडियलाइजेशन बोलते हैं, और उसके जो प्रोडक्ट निकलते हैं तो वो ओवरऑल वर्ल्ड में 90% तक उसकी जो है ग्रोथ पहुँच चुकी है, बट इंडिया में अभी भी 50% टायर में ही ये हो रहा है। तो अब यहाँ पर आने वाले समय में और ग्रोथ देखी जा सकती है। और कंपनी टारगेट कर रही है कि ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2026 की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री करीबन $300 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, और एक्सपोर्ट कर सकती है $80 बिलियन का। और एंटी डंपिंग ड्यूटी से भी कंपनी को कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिट मिला है। आप समझते हैं कुछ मोट होता है, मोट मतलब क्या होता है? मोट को आपको समझना होगा कि मोट मतलब कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और अगर उसमें कोई और दूसरी एंट्री बैरियर मतलब कि और दूसरा बंदा क्यों नहीं आ सकता, वो चीज़ होती है मोट। तो OCCL का एक बहुत बड़ा बिजनेस मोट है कि कंपनी का जो 90% ऑफ द रेवेन्यू है एक ऐसे कस्टमर से आता है जो कि 5 साल से अबो वाले हैं, और कस्टमर की क्रेडिबिलिटी इतना है कि कंपनी को आज तक कोई पेमेंट डिफॉल्ट नहीं हुआ है।
लार्जेस्ट इंसॉल्युबल सल्फर मैन्युफैक्चरर है इन वर्ल्ड में। बाकी क्या है, सब छोटे छोटे हैं, बट इंडिया में भी लार्जेस्ट, वर्ल्ड में तो अमंग द लार्जेस्ट है, बट इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंपनी इन केस ऑफ इंसॉल्युबल सल्फर। और कंपनी के जो अप्रूवल्स हैं, ऑलरेडी कंपनी के प्लांट्स अप्रूव्ड हैं, OCCL के जो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है। और कंपनी के जो टायर मैन्युफैक्चर हैं उनको वो इंडिया और MNC के जो भी टायर मैन्युफैक्चर होते हैं वो हमेशा ऑडिट करवाते हैं। और वो कंपनी के पास बेनिफिट है कि उनकी जो इंडस्ट्री में वो सबसे लीडिंग है, और साथ ही साथ उनकी सारी ऑडिट हो चुकी है, उनके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और 5-5 साल वाले कस्टमर से 90% ऑफ द रेवेन्यू आता है। तो वहाँ पर एक रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी क्लियरली दिखाई देती है। पावर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे भी कंपनी काम कर रही है, जिसके कारण EBITDA मार्जिन है जो 32% से बढ़कर 37% हो चुका है। तो ये भी काफ़ी क्लैरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। एंट्री बैरियर की मैंने आपको बात बता दी। कंपनी ने 4 वेयर हाउस में और ग्लोबली भी इन्वेस्ट किया है, और साथ ही साथ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक से भी यहाँ पर कंपनी ने काम किया है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लगातार उनके फुटप्रिंट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की 60 to 65% डोमेस्टिक मार्केट शेयर की डिमांड कंपनी पूरा करती है। और कंपनी यहाँ पर आने वाले समय में बता रही है कि कंपनी के जो प्रेफर्ड सप्लायर हैं 40 लीडिंग ग्लोबल टायर ब्रांड्स इंक्लूडिंग है, जिसमें नोकियन भी आ गया, ब्रिजस्टोन आ गया, हैंकोक आ गया, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें अपन ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं। और मैनेजमेंट की टीम मैंने आपको बताया था कि JP गोयनका है जो कि कोलकाता यूनिवर्सिटी से, अरविंद गोयनका भी कोलकाता यूनिवर्सिटी से, अक्षत गोयनका पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं हर बंदे को करीबन एक्सपीरियंस है 30-40 साल 25 साल तक का। और साथ ही साथ उनके जो एजुकेशन है वो भी काफ़ी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। दो तरीके के अगर मैं आपको बताऊं कि इंसॉल्युबल सल्फर अगर एज ए इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो इंसॉल्युबल सल्फर इन ऑल नॉन सॉल्वेंट एंड रबर में यहाँ पर यूज किया जाता है। और साथ ही साथ जो इसकी जो अभी जो ओवरऑल डिमांड है इंडिया में वो भी यहाँ पर माना जा रहा है कि करीबन 17 किलो मेट्रिक टन की है। और वो आने वाले समय में ग्लोबल डिमांड है 273 मेट्रिक टन, और इंडिया की डिमांड 17 किलो मेट्रिक टन। वो यहाँ पर आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आएगी, और उससे काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की। तो टायर मार्केट की ग्रोथ की बात करें तो मैंने आपको बताया कि टायर मार्केट का ओवरऑल मार्केट कितना है और साथ साथ ग्रोथ कितने होने वाली है। बट हमको ये समझना होगा कि दो तरह के टायर होते हैं, एक होता है रेडियल और एक होता है बायस। जो कंपनी काम करती है वो रेडियल है, और वो यहाँ पर लगातार उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी वो बढ़ती जा रही है। 90% जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 90% जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में रेडियल टायर को अब एक्सेप्ट करने लगे हैं। बट बायस टायर इंडिया में 50% अभी 50-50 है, और अब धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंजम्पशन ऑफ इंसॉल्युबल सल्फर की अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री डिमांड की, तो आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी है, और हर जगह यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इन 2020 इवन कोविड होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। कंपनी की जो इनकम है लगातार राइज होती जा रही है। रोड हाईवेज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट हाईवे नेटवर्क है, तो वहाँ से भी ग्रोथ मिलती है। 64.5% ऑफ द ऑल गुड्स कंट्री जो कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू रोड नेटवर्क। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट चंक है जो रोड और टायर को यूज करता है। और आपको ये समझना होगा कि केवल ऐसी जो EV नए व्हीकल आ रहे हैं उन्हीं में नहीं, जो एग्जिस्टिंग है जो 5 साल से चला रहे हैं 7 साल से चला रहे हैं उनको भी यहाँ पर ये ज़रूरत तो पड़ती ही है कि वो टायर को तो उनको खरीदना ही पड़ता है, चेंज करना ही पड़ता है। कोई किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 7 साल लगते हैं, बट टायर तो चेंज करना ही पड़ता है। तो इसकी डिमांड विल बी रिकरिंग, और अगर आप नए खरीदते हैं तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ इंडियन मार्केट है वो भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रहा है। आउटलुक मैंने आपको बता ही दिया है। और सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम बात करें तो इसका जो लगातार यूज़ है वो डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर हो गया, बैटरी हो गया, कैटलिस्ट के रूप में। कैटलिस्ट मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर आपको अगर हमारे जो ये होती है ना इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ की जाती है वो उनमें सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी ग्रोथ कंपनी को देता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पैटर्न को देखते हैं OCCL के, तो आप समझते हैं कि पूरी जो कंपनी की हिस्ट्री है वो यहाँ पर आप चार्ट के पैटर्न के थ्रू रूप में देख सकते हैं। और कंपनी ने अपने जो लोज थे जो कि कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तब के लो थे वो वापस से 2020 में हिट कर दिए थे, बट वहाँ से वापस से एक तगड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल गई है। और कंपनी ऑलरेडी हाई के टच करके आ चुकी है 1600, बट वापस से कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब वापस से अगर हम देखते हैं तो कंपनी के कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ देखता हुआ नज़र आता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है जिस तरह से टायर डिमांड है, क्योंकि ये वाला जो साइकिल था वहाँ पर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अच्छी ग्रोथ थी, बट उसके बाद से आप देख सकते हैं काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिलता है। और उसके बाद अभी है ना 2021 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है एज ए इंडस्ट्री।
अब अगर आ जाते हैं कंपनी के टारगेट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो टारगेट लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें कि एक स्टॉक अच्छे तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, और यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी एक बार तो हाई बना के आ चुकी है, बट ये फॉल्स ब्रेकआउट होने के कारण यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। और ये जो एरिया है, पूरा एरिया, ये काफ़ी टाइम से कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा बैरियर बना हुआ है। आप देखेंगे ये एरिया में कंपनी हमेशा से रुका है, मतलब आप देखेंगे यहाँ पर भी अगर पिछले 2 सालों की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी टाइम में यहाँ पर कंपनी ने रेंज बाउंड रहा है, तो यहाँ पर आपको रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है। अभी भी 1092 कंपनी का जो है शेयर प्राइस चल रहा है जब मैंने वीडियो बनाई है, और अब यहाँ पे देखेंगे आपका कितना लेवल तक शेयर जा सकता है। तो ये रेंज बाउंड की अगर हम बात करें तो गिव मी अ मिनट, तो ये आप देख सकते हैं ये जो रेंज है 1400 रुपये से लेकर 900, ये 500 रुपये की रेंज है जिसमें शेयर मूव करता रहेगा। और ये जो मूवमेंट है, अगर आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है तो आप देख सकते हैं कि अब अपन ने जो, अगर हम इसको अभी 1092 पे अगर हम 20% ऑफ आर अलोकेशन अगर हम करके चलते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी एंट्री मेरे हिसाब से नहीं बनती है, क्योंकि जब तक आपको ये परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं मिलता है, ये ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक आप भली चाहे तो एंट्री ना करें। बट अगर आप एक एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी में घुस सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पोटेंशियल लगता है मेरे को, और साथ ही साथ इसकी जो डिमांड है, इसकी जो कम्पिटिटिवनेस है वो काफ़ी तगड़ी है, क्योंकि आप एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस आप बोल सकते हैं। 50 से 60% से 65% का मार्केट शेयर अगर आप लेके चलते हैं तो आपकी आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि और इंडस्ट्री लेवल पे अगर डिमांड बढ़ेगी तो आपका काम तो बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ कंपनी की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक एक्सपेंड हो रही है। नॉर्थ अमेरिका के मार्केट में कंपनी घुसना चाह रही है, 10 से 12% ग्लोबल शेयर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, तो आपको यहाँ पर अभी एंट्री बनानी चाहिए। एक अच्छा अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और यहाँ पर मेरे को लगता है काफ़ी ना कहीं एक बहुत बड़ा पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा इन द लॉन्गर टर्म। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1092 में आपको 20% एलोकेशन करना है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि करीबन शेयर अगर अच्छा मूवमेंट देता है, और अगर ये शेयर जो है वो ये जो पहले का हाई है कंपनी का 1300 रुपये का जो लमसम का जो हाई है वो अगर क्रॉस करता हुआ नजर आता है तो फिर आपको 20% और अलोकेट करना है। तो अभी कितना हो गया 40% अलोकेशन, तो आपको ये लिखना है पूरा ये जब 1300 रुपये क्रॉस करेगा, सबसे पहले है CMP पे 20%, जब 1300 रुपये क्रॉस करता है तब आपको 20%, और उसके बाद आपको जो 60% है वो आपको 2 लोट में एलोकेट करना है। एक तो 1400 रुपये के लेवल पे, एक तो 1400 जब आएगा तो 30%, और एक आएगा जब 1600, तो 1600 रुपये पे भी 30% आपको अलोकेट करना है। तो ये आपकी 100% की आपके पास जो हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये स्ट्रेटेजी आपके लिए होनी चाहिए। बाकी ये पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, तो किसी तरह की ये बाइंग इंडिकेशन नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि चैनल को यार शेयर कीजिए। अगर एक आपके शेयर से कई इन्वेस्टर को हेल्प मिल सकती है इस तरह के अंडर वैल्यूड स्टॉक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस की हमारी पूरी वीडियो सीरीज़ है, जैसे आप देखें बहुत सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक को हमने डिस्कस किया है एनुअल रिपोर्ट के थ्रू, और साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री पे भी काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस आई हुई है, तो आप वो देखें, डिटेल्ड इंडस्ट्री को समझें, और साथ ही साथ आपके ग्रोथ में हमें पार्टिसिपेट करने। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।